Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dentistry with Dr. M. So, we are going to start the past papers of dentistry FCPS part 1 from November 2024 afternoon or evening. So, the first question is regarding बेबिंस्की साइन. तो बेबिंस्की साइन पॉजिटिव किस में होती है? पायरामिडल ट्रैक्ट लेजन में होती है. आपने ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेबिंस्की साइन होती क्या है. सबसे पहले तो उसमें हाइपर रिफ्लेक्सिया, मसल टोन इंक्रीज़ हो जाता है, मसल्स की हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाती है, ठीक है. और नाइफ लाइक जो है वो हमारी सेंसेशंस होती हैं. तो बेबिंस्की जो साइन होती है वो पॉजिटिव होती है पायरामिडल ट्रैक्ट लेजन में. कैसे? कि मसल टोन इंक्रीज़ यानी मोटर फंक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है. तो मोटर जो हमारा ट्रैक्ट लेजन होता है वो हमारा पायरामिडल ट्रैक्ट लेजन होता है. प्रेग्नेंट लेडी डायबिटिक पेशेंट विद रेटिनोपैथी ट्रीटमेंट क्या है हमारी? इसमें होगा फंडोस्कोपी. Question 3. Child want to remove 2 mm dystemia and his canines are not erupted yet. How to manage this case? 2 mm dystemia है तो ये ऑर्थो में हमने पढ़ा है कि जब तक canines erupt नहीं होते तब तक हम कोई भी ऐसी मैनेजमेंट नहीं करेंगे. हम वेट करेंगे जब तक canine जो है वो erupt हो. ऑर्थोडोंटिक इज ब्रांच ऑफ एंटीसेप्टिव एंड प्रिवेंटिव बोथ इसमें ऑप्शन होगा. ठीक है जी. Sound heard at 4000 frequency would be how much to normal? अब 4000 नॉर्मल कितनी होती है? 1000 to 2000 नॉर्मल होती है. तो 4000 का डबल हुआ तो इट मीन्स 4000 वो डबल है. ठीक है जी. ह्यूमन कैन हियर साउंड्स बेस्ट इन व्हाट फ्रीक्वेंसी रेंज? 2000, 1000 to 2000 ये रेंज होगी. अच्छा. सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी इज़ प्रेजेंट इन. सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी जो होती है वो टाइप 3 में होती है. हमें पता है कि जो एसएलई ये और वेस्कुलाइटिस जो होती हैं वो टाइप 3 में आती हैं. तो इनमें ही मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. टीबी में टाइप 4 में भी बनते हैं लेकिन वो सिर्फ एक डिजीज़ आ जाती है टाइप 4 में. तो मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ जो आती हैं जिनमें सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी आती है वो टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में आती है. तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है. ट्यूबरक्लोसिस इन विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? टाइप 4 में होती है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. इम्यूनोलॉजी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के जो टाइप्स हैं विद एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर ईयर में इससे ही बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे होते हैं. A female with non-caseating granuloma, hilar lymphadenopathy, sarcoidosis है. The type of cells involved are T lymphocytes. तो पता है टीबी में या sarcoidosis में ये lymphocytes इन्वॉल्व होते हैं. तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पास पेपर्स में बहुत दफ़ा आया हुआ है. और ये टीबी वाली ड्रग्स और sarcoidosis वाली ड्रग्स ये मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं पल्मों से. तो फ़र्क इन दोनों में सिर्फ यही है कि नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा सार्कोइडोसिस होता है और जो टीबी है वो केजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है. ठीक है. क्वेश्चन 10. सीलर इन आरसीटी इज़ एडेड विद द मास्टर कोन. ये तो याद होनी चाहिए कि सीलर जब हम लगाते हैं आरसीटी के दौरान तो वो मास्टर कोन से लगाते हैं. क्वेश्चन 11. आइडियल रेडियोग्राफ इन डेंटिस्ट्री. तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि आइडियल जो रेडियोग्राफ होती है वो हमारी बाइट विंग होती है और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है वो पैनोरामिक होती है. और जो ओपीजी रिलेटेड जो मोस्ट कॉमनली होती है प्रोस्थो रिलेटेड जो मोस्ट कॉमनली होता है रेडियोग्राफ वो हमारा ओपीजी होता है. क्वेश्चन 12. ड्रग हैविंग ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एट ऑर्डिनरी डोज. तो इथेनॉल या अल्कोहल और फिनोइटिन भी आ जाता है इसमें एग्जांपल ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में. तो अल्कोहल जो है वो हमारा एग्जांपल है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का. अच्छा. ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो थोड़ी डिफरेंसेस हैं मेन वो आपको पता होने चाहिए. या तो आप उसको सर्च कर लें या फिर इशा नोट्स में जो फार्मा पोर्शन है उसमें बहुत ड्रग्स के ग्रुप्स भी लिखे हुए हैं और ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का भी लिखा हुआ है. तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. मैंने वहाँ से भी थोड़ा बहुत किया था. तो थोड़े मैं बता देती हूँ कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट अमाउंट जो है वो पर यूनिट टाइम में
रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होता है, वाइल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर यूनिट टाइम में एलिमिनेट हो रहा होता है, और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती बल्कि डोज के साथ वो चेंज हो रही होती है, वाइल जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं उसमें अपोजिट हो जाता है, उसमें कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हैं। अब आप निमोनिक एक याद रख लें कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ज़ीरो प्लाज्मा इफ़ेक्ट होता है, यानी कि वो जो इफ़ेक्ट है प्लाज्मा ड्रग, जो ड्रग है वो इंडिपेंडेंट, उसका जो अमाउंट है वो इंडिपेंडेंट है प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, यानी जितनी भी आप ड्रग देंगे उसका फिक्स्ड जो एक कांस्टेंट अमाउंट है पर यूनिट टाइम में वही एलिमिनेट होगा। फॉर एग्जांपल ये 2 mg जो ड्रग है पर आवर में वो एलिमिनेट होती है जितनी भी आप ड्रग दो। ठीक है, सिर्फ 2 mg होगी, फिक्स्ड अमाउंट एलिमिनेट हो रही है। तो ज़ीरो प्लाज्मा इफ़ेक्ट आपने मोनिक याद रख लें ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का, कि वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, वाइल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा आप ड्रग दोगी उतनी ज़्यादा वो एलिमिनेट होगी। फॉर एग्जांपल आपने कुछ ज़्यादा ड्रग दे दी तो उसमें 20% पर और उसकी एलिमिनेट हो रही है, तो जितनी ज़्यादा आप ड्रग देंगी उतनी ज़्यादा एलिमिनेट होगी, तो वो डिपेंड करती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे। क्वेश्चन 13, व्हाट आर द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ मेंटल फोरामेन विद द एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे वैसे वो अपर पोजीशन पे आता जाता है, तो मेंटल फोरामेन शिफ्ट्स टू अपर लेवल क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन होती जाती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व अकम्पनाई सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी। जब भी आर्टरी की बात हो ना, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, तो उसके साथ इंटरनल लेरेंजियल नर्व होती है, और जब भी रिकरेंट लेरिंगल नर्व और एक्सटर्नल लेरिंगल नर्व की बात हो तो आपने निमोनिक याद रखना है राइज, RISE। तो आर से है रिकरेंट लेरिंगल नर्व, आई से है इंफीरियर थॉराइड आर्टरी। तो रिकरेंट लेरिंगल नर्व जो है वो इंफीरियर थॉराइड आर्टरी के साथ होती है, और आई से राइज, एस से है सुपीरियर थॉराइड आर्टरी, और ई से है एक्सटर्नल लेरिंगल नर्व। तो एक्सटर्नल लेरिंगल नर्व के साथ सुपीरियर थॉराइड आर्टरी एसोसिएटेड होती है। तो ये भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ आपने पढ़ लेनी है। AA में बहुत अच्छी इनकी सीक्वेंसेस लिखी हुई हैं, तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। टेस्ट पाथवे कैन रिले इन प्रैक्टिस सोलिट्रेस न्यूक्लियस में जो टेस्ट पाथवे होता है, ये न्यूक्लियाई और जो पाथवेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16, इन मंटॉक्स टेस्ट फॉलोइंग सेल्स पार्टिसिपेट। तो लेम्फोसाइट्स होते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में। 70-year-old hypertensive smoker presents in ER with weakness of right side of the body with last 2 hours. He was unable to speak and is unconscious. On examination, power is 1/5 in the lower limb and 0/5 in the upper limb with deep tendon एरफ्लेक्सिया ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, BP is 200/110। ये सारा आपको दे के बस आखिर में पूछ रहा है कि इसकी बेस्ट इनिशियल स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी। अब क्या है, एक स्मोकर है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, और उसकी क्या होगी, हेमीप्लेजिया हो गई है, लास्ट 2 आवर्स है, वो बात भी नहीं कर सकता लेकिन कॉन्शियस है। तो हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, वीकनेस है बॉडी की, तो हम क्या करेंगे, उसकी कोई रेडियोग्राफ या स्कैन वगैरह करवाएंगे, कोई ब्रेन में कुछ है तो नहीं, हेमीप्लेजिया, स्ट्रोक वगैरह। ठीक है, अ पेशेंट इज अंडरगोइंग हेड एंड नेक रेडिएशन थेरेपी, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ओरल टिश्यूज़। तो ओरल टिश्यूज़ पे जो इफेक्ट होता है इमीडिएट वो म्यूकोसाइटोसिस होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि अक्यूट इफेक्ट रेडिएशन क्या है तो स्किन डिस्क्वेमेशन उसमें आंसर होगा, लेकिन अगर उसमें होता कि क्रॉनिक इफेक्ट क्या है तो एंड आर्थराइटिस उसका आंसर होता। ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक क्या है कि वो ब्लॉक करता है सोडियम चैनल्स को। A 50-year-old female asthmatic hysterectomy done after hysterectomy which painkiller could be given। जहाँ पे भी क्वेश्चन में पोस्ट ऑपरेटिव की बात हो और वहाँ पे एस्थमा का वर्ड आए तो आपने हमेशा पैथेडीन की तरफ जाना है, पैथेडीन की तरफ जाना है, ये इसकी इराटा होगी। अगर एस्थमेटिक ना हो और वैसे ही पूछें कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेन किलर हम कौन सी देंगे तो उसमें आपने सबसे पहले कीटोरुलेक को चूज़ करना है। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, AA में भी इसकी सीक्वेंस है, वो आपने रट लेनी है। ठीक है। पेशेंट केम विद ER विद कार्डियोजेनिक शॉक, फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़, तो इसमें डोपामाइन होगा। हमेशा ये चीज़ याद रखें कि कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामाइन देते हैं या डोपेटामाइन देते हैं, और एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम एड्रेनलिन देते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स एड्रेनलिन में कार्डियोजेनिक शॉक में लगा देते हैं,
एड्रेनलिन ऑप्शन कर देते हैं इसमें, लेकिन एड्रेनलिन हमेशा एनाफिलेक्टिक शॉक में देंगे और डोपामाइन जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक में देंगे। Removal of some of carbohydrates bound to serum proteins results in aggregation and precipitation. This is a road question. Pregnant lady breeding has hemoglobin 9, platelets 75,000 and APTT was raised. What will be given to the patient? अब देखें, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी हेमोग्लोबिन कम है यानी माइल्ड एनीमिया है, प्लेटलेट्स भी कम है यानी उसका कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और एपीटीटी भी रेज्ड है यानी कोई कोगुलेशन कोई प्रॉब्लम है। तो जब भी ये तीन चीज़ें आएँ तो आपने फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा को चूज़ करना है, क्योंकि इनमें सारे में फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा में सारे कोगुलेशन फैक्टर्स दे रहे होते हैं, एमिनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स ये सारे उसमें हम देते हैं। तो इस कंडीशन में एफएफपी करना है। कैरियोप्रेसिपिटेट्स में नहीं होगा, क्योंकि कैरियोप्रेसिपिटेट में मेनली फिब्रिनोजन और फैक्टर 8 होता है। तो अगर हीमोफिलिया कंडीशन होती तो तब हम कैरियोप्रेसिपिटेट की तरफ जा सकते थे। एपीटीटी रेज्ड है, हीमोफिलिया को शो करता है, लेकिन उसके साथ साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और माइल्ड एनीमिया भी है, तो आपने एफएफपी को चूज़ करना है। कंटिन्यूस कैपिलरीज आर फाउंड इन, तो कंटिन्यूस कैपिलरीज ब्रेन में होती हैं, जिसमें एंडोथेलियल लाइनिंग में टाइट जंक्शंस होते हैं और कोई भी स्पेसिंग वगैरह या परमिबिलिटी नहीं होती। और फेनेस्ट्रेटेड जो कैपिलरीज होती हैं वो हमारी होती हैं किडनीज़, इंटेस्टाइन, इनमें होती हैं। ठीक है जी, ये टाइप्स आपने पढ़ लेनी है और ChatGPT टूल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके एग्जांपल्स भी देख लेने। थर्ड जो टाइप है कैपिलरीज का वो है साइनोसाइडल, और साइनोसाइडल एड्रेनल मेडुला, बोन मेरो, इनमें होती है। ठीक है। अ पेशेंट विद अंडरगोइंग treatment complains of red green colored blindness, which of the following drug is responsible for this? ethambutol इसका ऑप्शन है। एंटी टीबी ड्रग्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारी पल्मोनोलॉजी चैप्टर में, तो उसको भी आपने पढ़ लेना है टीबी के साथ और सार्कोइडोसिस के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके मेन जो पॉइंट्स हैं। A patient presenting with fatigue, abdominal distress and numbness, pin and needle sensation in hands and feet. He is pallor, hemoglobin 6 with raised MCV. What is the diagnosis? अब देखें, आपने पेलॉर को देख के आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को नहीं करना, या हेमोग्लोबिन कम को देख के आपने देखना है सारी स्टेटमेंट को। MCV रेज्ड है यानी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया तो कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें MCV कम होती है। और इसके साथ साथ पिन नीडल सेंसेशन है, तो ये शो करता है कि विटामिन B12 की कोई डिफिशिएंसी है, उसका कोई प्रॉब्लम है, उसके एब्जॉर्प्शन में एक प्रॉब्लम। तो आपसे यहाँ से पता चल गया कि ये पर्नीशियस एनीमिया हो सकती है। बाकी सिकल सेल एनीमिया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ का मेंशन करते हैं। ट्रामाडोल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? वीक म्यू रिसेप्टर्स हैं, और मॉर्फिन जो है वो स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर्स हैं, एगोनिस्ट। मोस्ट पोटेंट जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारा है, ये पेथो में इसकी सीक्वेंस लिखी हुई है, मुझे जो कुछ याद आ रहे हैं उसमें सबसे पहले आपने ग्लूटाथायोन को चूज़ करना है, देन ट्रांसफेरिन को चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो दोबारा की उसकी सीक्वेंस आती है, वो आपने पेथो में थोड़ी देख लेनी है। मुझे प्रॉपर्ली थोड़ी यहाँ पे याद नहीं आ रही, वरना मैं आपको बता देती इंशाल्लाह। तो मोस्ट पोटेंट जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ग्लूटाथायोन है, ठीक है। जितना मुझे याद आ रहा है कि ग्लूटी का मैंने एक नोमोनिक बनाया था, ग्लूटाथायोन, ट्रांसफेरिन, और उसके बाद है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए। फिर भी आपने एक कंफर्मेशन के लिए पैथोलॉजी चैप्टर में इसकी सीक्वेंस लिखी हुई है, आप उस वहाँ से देख लें। ठीक है जी। विटामिन ए फंक्शन क्या है? रोडोप्सिन प्रोडक्शन। क्वेश्चन 31, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कोलेजन बाय विच विटामिन? ये हमने पढ़ा था हाइड्रोक्सीप्रोलीन का भी, तो ये विटामिन सी पास्ट रिपीटेड MCQ है। इंट्राहेपेटिक प्रोटीन एनाबोलिज्म एंड एक्स्ट्रा हेपाटिक प्रोटीन कैटाबोलिज्म, ये दोनों कॉर्टिसोल के ही फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेरॉइड जो है वो ऑप्शन में है, तो सबसे पहले आपने स्टेरॉइड को चूज़ करना है, क्योंकि ये सारे स्टेरॉइड्स का फंक्शन है कि इंट्राहेपाटिक प्रोटीन के एनाबोलिज्म स्टेरॉइड्स करवाते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा हेपाटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कॉर्टिसोल का फंक्शन है। ये कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। नॉर्मल एंशियस पेशेंट व्हाट टू बी गिवन बिफोर सर्जरी? तो बेंजोडाइजेपीन्स, डायजेपाम हम देते हैं एंजाइटी को काम करने के लिए।
शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन जो है वो मिडाजोलाम ग्रेटर देन ट्राइजोलाम आपने करना है, और फ्लोराजोलाम एंड डाइजेपाम लॉन्ग एक्टिंग है, और अल्प्राजोलाम जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग है। ये मैंने आपको पहले वाले पास पेपर्स में भी बताया था। रिगार्डिंग डोज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन 8 आवर्स तो वो 50 ppm है, अच्छा सॉरी 25 ppm है, 50 ppm का कुछ और आवर्स थे, तो इसमें 25 ppm होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का डोज 8 आवर्स में 25 ppm है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक हैज़ हाईएस्ट प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो हाईएस्ट प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो ब्यूविकेन की है, और मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग भी यही है, ठीक है, जो लोकल एनेस्थेटिक है। चाइल्ड हैज़ साउंड टूथ ओनली वाइट स्पॉट लेजन काज, तो वाइट स्पॉट जहाँ पे भी बात आए, एक यानी सारा ट्रांसलेशन से नहीं बोल रहा, सिर्फ वाइट स्पॉट लेशंस बोल रहा है, तो ये इंसिपेंट लेजन को शो करेगा। अगर हाइपोप्लेजिया होता तो जो लुसेंसी है उसकी बात होती। एट्रोपिन लाइक जो इफेक्ट है वो इसके पोलोमाइन का है। दिस इज अ रोड क्वेश्चन फार्मा। वाइब्रेशन रिसेप्टर्स पेसिनियन रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स न्यूरोफिजियो में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपने AA आप जहाँ से भी आपको आसान लगे AA की जो क्विक हिंट्स हैं उसमें भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, और रफ़ी में भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, तो जहाँ से आपको इजी लगे वो आपने पढ़ लेने हैं। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लिखी हुई हैं, आपने पढ़ लेनी है। In a patient with raised intracranial pressure, the blood flow to the brain tends to be maintained by Cushing reflex. जब ये बात आए कि एक पेशेंट है उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड है, तो उसमें कुशिंग रिफ्लेक्स उसको मेंटेन करने के लिए होगा, जिसमें ट्राइड हमें 3 ट्राइड यानी 3 तरह के साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, ट्राइड मिलता है। सबसे पहले HBI आपने याद रख लेना है, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड इरेगुलर जो रेस्पिरेशंस होती हैं। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं वो आप कुशिंग्स रिफ्लेक्स में हमें मिलती हैं। जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो फिजियोलॉजिकल एक रिस्पॉन्स आता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और ये ट्राइड हमें मिलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ सेकंड हार्ट साउंड फ्रॉम द फर्स्ट हार्ट साउंड? फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज होती है सेकंड हार्ट साउंड की, और फर्स्ट हार्ट साउंड की ड्यूरेशन इंक्रीज होती है। मीन आर्टेरियल प्रेशर बिलो 60 mmHg एक्टिवेट CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। जब भी 60 से बिलो होगा तो CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स होगा। और अगर इमीडिएट की बात आए कि इमीडिएट शॉक में या इमीडिएट रिस्पॉन्स वो किसका होगा, वो बैरो रिसेप्टर्स का होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। और मोस्ट जो पोटेंट होता है वो रास होता है। फॉल्स अबाउट फास्ट पेन, देखें कि फास्ट पेन जो है वो मीडियल लेमनिस्कस नहीं करता, ए डेल्टा, वेंट्रल कॉलम, ग्लूटामेट, ये सारे करते हैं। नोजिया वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद वर्टिगो और सीन इन लेजन ऑफ, देखें न्यूक्लियर जब आपको याद नहीं भी होना तो बस दफ़ा क्वेश्चन में ही उसका आंसर मौजूद होता है। नोजिया वॉमिटिंग यानी ये 10th नर्व को शो करता है, तो उसका न्यूक्लियर डॉर्सल होगा, और वर्टिगो ईयर को शो करता है तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, तो ये इसका ऑप्शन होगा। ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू ट्रिप्सिन इन पेनक्रियाज बाय इंट्रोपेप्टिडेज, दिस इज अ रोड क्वेश्चन। Increased HCl secretion occurs by increase H2, जो हिस्टामाइन H2 एगोनिस्ट होते हैं तो वो HCl की सिक्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। या आपने स्टिमुलेंट्स और डिक्रीज़ एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को कौन इंक्रीज़ करता है, कौन डिक्रीज़ करता है, ये आपने हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे GIT में, वो पढ़ लेने हैं, जैसे गेस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, उसके मेन पॉइंट्स। तो मैंने तो सारी पॉइंट्स लिख ली थी और BRS से और उससे, तो एंड में बस मैंने फिर क्विक हिंट्स को वहीं से रिवाइज़ किया था। बेलेडोना अल्कलॉइड इफेक्ट ऑन चाइल्ड हाइपरथर्मिया, ये रफ़ी में क्वेश्चन है, पास्ट क्वेश्चन है। ड्राई सॉकेट अकर्स ड्यू टू मीडिएटर ऑफ प्लाज्मिन, प्लाज्मिन की वजह से ड्राई सॉकेट होता है, और ये हमारे माई अटैम्प्ट में भी ड्राई सॉकेट से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, और उसमें ऑप्शंस दूसरे भी थे तो मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, लेकिन आपने इस ड्राई सॉकेट को पढ़ लेना है क्योंकि आजकल न्यू क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। ड्रग हैविंग 0 ऑर्डर काइनेटिक्स, रिपीटेड क्वेश्चन, अल्कोहल, ठीक है जी।